हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 26 जून के करंट अफेयर्स की। देखिए, अभी हम 26 जून से डेली स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले का जो है वो मैं वीकली आपको पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करवा दूंगा। अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर मैंने करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद मई का करंट अफेयर और जून का करंट अफेयर आपका रहेगा, उसको भी मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा। लेकिन साथ साथ मैं डेली करंट अफेयर भी अब स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइज, ये मार्च 2020 तक की आउटलुक जो है वो आ चुकी है। अप्रैल की आउटलुक जल्द ही आ जाएगी, अप्रैल और मई माह की, ठीक है। और इससे पहले फरवरी, जनवरी और 2018-19 की भी करंट अफेयर अवेलेबल हैं 2017 की समरी के साथ। जीव विज्ञान के क्लास 11 और 12 के नोट्स हैं। विज्ञान कंप्लीट 8th, 9th और 10th की पूरी जो जनरल साइंस है एनसीईआरटी की, उसकी समरी भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए, दो प्रश्न इस वीडियो में मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न है, लोढ़ी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, 4 ऑप्शन है। नरवर आपका नरवर जो कि शिवपुरी जिले में आता है, चंदेरी आपका अशोकनगर जिले में आता है, सोडलपुर जो है आपका हरदा जिले में आता है, मनेरी आपका मंडला जिले में आता है। इनमें से कौन सा एक सही आंसर है? अगला प्रश्न है, झिंझरी शैलाश्रय का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये 4 ऑप्शन है, जबलपुर, डिंडोरी, कटनी और शहडोल। एक कमेंट करके आपको सही जवाब बताना है। आपको पता है मध्य प्रदेश में काफ़ी शैलाश्रय पाए गए हैं, उनमें से एक झिंझरी शैलाश्रय है, ठीक है। तो इसको कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा करंट अफेयर का आज का, हाल ही में 20 जून को मध्य प्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो देखिए, 20 जून को मध्य प्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का जो शुभारंभ है वो किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ठीक है। और मेन इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, उसी प्रकार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से, उनका संकलन, उनका परीक्षण और उनका क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से ये मध्य प्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल बनाया गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 20 जून को इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी कि जो संबल योजना है, इसके तहत करीब 664 हितग्राहियों के परिजनों को 14 करोड़ रुपए की राशि भी शिवराज सिंह चौहान ने हाल में ही, जिस दिन 20 जून को ही इन्होंने इसको ट्रांसफर किया हुआ है, ठीक है। तो कितने? 664 हितग्राहियों को। अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में विश्व योग दिवस पर मध्य प्रदेश के किस शहर में योग गुरु बाबा रामदेव ने ऑनलाइन योग सिखा के विश्व रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, इस प्रकार का जो विश्व रिकॉर्ड है ये पहली बार इस तरीके से बन रहा है जो ऑनलाइन बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वहाँ पर इस प्रकार का जो विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। और योग गुरु जो बाबा रामदेव हैं, उन्होंने एक विशेष योग सत्र इसमें लिया था, जिसमें उन्होंने योग सिखाया था करीब 10,648 लोगों को एक साथ ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है ऑनलाइन। वैसे तो वो कई हजारों लोगों को योग सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे 10,648 लोगों ने ऑनलाइन योग किया है, जो अपने आप में किसी भी शहर के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। और इसमें एक खास बात यह है कि इस आयोजन में जितने भी लोग शामिल थे उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट की कॉपी भी मेल की जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये इंदौर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, चंबल प्रोग्रेस वे से ग्वालियर चंबल के आसपास की कितनी किलोमीटर जगह का विकास होगा? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो ये चंबल प्रोग्रेस वे, ठीक है, ये बन रहा है, इसमें करीब 309 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो इसमें बनाई जाएंगी। और 309 किलोमीटर के आसपास की जितनी भी जगह रहेंगी वो पूरी इसके अंदर डेवलप्ड होंगी, ठीक है। और इसमें राज्य सरकार ने भारत सरकार को जो सौंपी जाने वाली जमीन है वो चिन्हित कर ली है। कितनी है? 309 किलोमीटर है, ठीक है। उसको केंद्र सरकार को दे दिया जाएगा। और इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में अभी हाल ही में बैठक हुई है, ठीक है। और 309 किलोमीटर जगह का विकास होगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से निकलने वाला नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को ये जो चंबल प्रोग्रेस वे या चंबल एक्सप्रेस वे है ये इनको जोड़ेगा, ठीक है। ये 4 लाइन बनेगा
और इसमें करीब 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही इस हाईवे को NH92 से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा NH92। चलिए कमेंट करके बताइए कि NH92 कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी कि जो हाईवे है यानी कि चंबल एक्सप्रेस वे है, ये भिंड जिले का जो बड़ापुरा गांव है वहाँ से शुरू होगा और राजस्थान का जो पाली गांव है वहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा। और इसमें करीब 10 किलोमीटर दूर यूपी की सीमा रेखा को छूते हुए भी ये निकलेगा। मतलब 3 स्टेट कवर करने वाला है, एक मध्य प्रदेश, एक आपका राजस्थान और एक आपका उत्तर प्रदेश। हालांकि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीमा इसकी नहीं लगने वाली है। और भिंड के जो बीहड़ हैं उनमें करीब 100 हेक्टेयर जमीन को इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, यानी कि वहाँ के जो बीहड़ हैं तो वहाँ पर इस तरीके का डेवलपमेंट होने से वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी फायदा होगा। और ये जो टाउन है वो दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जाने वाली सड़कों में सीधे रोड की कनेक्टिविटी यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि जो इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा, तो देखिए दिल्ली की कनेक्टिविटी तो वहाँ पर सीधी है ही, ठीक है, साथ ही आपकी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की भी कनेक्टिविटी वहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की कितनी पंचायतों को ये अवार्ड मिला है? देखिए यहाँ पे बात करें तो भारत सरकार के द्वारा ये पंचायतों की राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए हैं। कई जिले हैं जिनकी पंचायतों को ये अवार्ड मिले हैं। ठीक है, हालांकि पूरा जो डिटेल है वो मैं आपको PDF में दूंगा। यहाँ पे मैं मेन पॉइंट इसके बता रहा हूँ। इसमें मध्य प्रदेश की टोटल 15 पंचायतें हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्ड ये होते हैं, हर साल दिए जाते हैं। तो इसमें 15 पंचायतों को, मध्य प्रदेश की 15 पंचायतों को ये मिला है। इसमें अगर बात करते हैं तो 2 जिला पंचायत हैं, नीमच, मंदसौर, और 2 जनपद पंचायत हैं, आलोट और होशंगाबाद। इसके साथ साथ प्रदेश की 11 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिला है। तो जिला पंचायत हो जाएंगी नीमच और मंदसौर, जनपद पंचायत हो जाएंगी आलोट और होशंगाबाद। इसके साथ साथ 11 ग्राम पंचायतों को ये पुरस्कार मिला है। तो टोटल कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 15 पुरस्कार हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पटवारी टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपके होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फैक्ट्स हैं उनको जरूर याद रख लिया करो आप। एक और चीज़ है, पंचायतों द्वारा सेवाओं के बेहतर प्रदाय पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, इसमें पंचायत राज मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसने पुरस्कारों में जो जिला पंचायत हैं उनको सर्टिफिकेट तो खैर सबको ही मिलता है। तो जिला पंचायतों को 50 लाख रुपए मिलेंगे, जनपद पंचायतों को 25 लाख रुपए मिलेंगे और ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार 5 लाख से लेकर 15 लाख तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। तो नीमच और मंदसौर जिला पंचायत हैं तो इनको 50 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ जनपद पंचायतें आलोट और होशंगाबाद, इनको 25 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो 11 ग्राम पंचायतें हैं जनसंख्या के आधार पर 5 लाख से लेकर 15 लाख तक के पुरस्कार इनको दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास यानी कि NMET के अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में मई 2020 में कितनी प्राप्ति हुई है? तो ये यहाँ पे बात करेंगे करोड़ रुपए में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3 करोड़ की जो प्राप्ति है वो इस बार हुई है मई 2020 में। मतलब लॉकडाउन जो है उसके साथ होने के साथ साथ ये इतना मतलब बहुत अच्छा अचीवमेंट है इसका हो जाएगा। ठीक है, तो मई 2020 में करीब 2 करोड़ 99 लाख की प्राप्ति में लगभग कितना बनता है? ये लगभग बनता है 3 करोड़। ठीक है, खान और खनिज का जो विकास विनियमन अधिनियम है 1957 का, उसकी धारा 9 उसके प्रावधानों के अधीन भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय खनिज न्यास नियम है वो 14 अक्टूबर 2015 से अधिसूचित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका एक स्टैटिक जीके का पार्ट जो है वो बन जाता है। अगला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से कौन लगातार दूसरी बार राज्यसभा में पहुंचा है? तो एक चीज यहाँ पर है कि आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है ये किस डेट में हुआ है। डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट जरूर आप कमेंट करके बताएं। आपको अगर नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा
क्योंकि मैं खुद देखना भूल गया, अभी सडनली मुझे याद आ गया है कि डेट इंपॉर्टेंट इसकी हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन जिस डेट में हुआ हो, रिसेंट में अगर कोई एग्जाम होता है तो उसमें जरूर पूछी जा सकती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा इसको। यहाँ पे देखिए, राज्यसभा की तीनों सीटों में से दूसरी बार जो राज्यसभा में पहुंचे हैं उनमें से दिग्विजय सिंह इसका सही आंसर है। लगातार दूसरी बार राज्यसभा में ये पहुंचे हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, ये कांग्रेस से भाजपा में पहुंच गए थे, भाजपा से ही इन्होंने राज्यसभा के मेंबर ये बने हैं। इनको 56 वोट मिले हैं। इसके अलावा भाजपा के जो सुमेर सिंह सोलंकी थी उनको 55 वोट मिले हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह, उनको 57 वोट मिले हैं और फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले हैं। तो फूल सिंह बरैया जो है वो इलेक्शन इसमें नहीं जीत पाए। ठीक है, तो 3 ही सीटें इसमें टोटल थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल 4 लोगों ने ये मतलब इस चुनाव में खड़े हुए थे। ठीक है, इनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी भाजपा से थे, दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया कांग्रेस से थे। ठीक है, तो 3 लोगों को पहुंचना था इसमें, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और दिग्विजय सिंह राज्यसभा में पहुंचे। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, ये लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर राज्यसभा में पहुंचे हैं। और गुना से जो भाजपा विधायक हैं गोपी लाल जाटव, इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह क्रॉस वोटिंग करी है। ठीक है, तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी के पक्ष में दिया गया भाजपा विधायक जुगल किशोर बागड़ी का वोट निरस्त हो गया है। उन्होंने कुछ गलती कर दी थी। ये रेगांव विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस के एक विधायक का भी वोट जो है वो इसमें निरस्त हुआ है। तो क्रॉस वोटिंग भी हुई है, वोट निरस्त भी हुए हैं, सारी चीज़ें इसमें आपकी हुई है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, तो उनमें जो पार्टी होती है, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने अगर अदर पार्टी वाले को वोट कर दिया, ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस इसकी करवाई जाती है पहले से कि गलती से भी कोई गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी ने जानबूझ के गलती करी है तो उनके अगेंस्ट पार्टीज जो हैं वो एक्शन भी लेती हैं। अगला प्रश्न है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में लॉन्च की गई गरीब कल्याण रोजगार योजना में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल होंगे। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गरीब कल्याण योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत करी है। मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? ये है कामगारों को उनकी रुचि और कौशल के तहत रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है, काफ़ी रोजगार जो है वो अभी हाल ही में दिया जा रहा है। यहाँ पे केंद्र सरकार ने 6 राज्यों के 116 जिलों को इसमें चुना है, जिनमें से करीब 88 लाख प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से लौटे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर वही स्टेट चुने गए हैं जिनमें प्रवासी मजदूर जो हैं वो लौट के वापस आए हैं। इनमें अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के टोटल 24 जिले जो हैं वो इसमें शामिल करे गए हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मजदूर जो हैं वो वापस आए। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत साल में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। तो डेट, आपको चीज़ें क्या क्या याद रखनी है, देखिए यहाँ पर एक तो आपको डेट याद रखनी है कि 20 जून 2020 को ये योजना लॉन्च करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के साथ साथ टोटल कितने स्टेट इसमें कवर होंगे, टोटल ये इन स्टेट्स के कितने जिले इसमें कवर होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के इसमें कितने जिले कवर होंगे, साथ साथ इसमें कितने दिन का रोजगार जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसमें गांव में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 25 तरह के काम दिए जाएंगे और इसके जरिए प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट्स की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो बन रही हैं, या कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं पर आपका बांध बन रहा है, तो इस तरीके का जो रोजगार है वहाँ पर इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है आपको इसमें याद रखनी होंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।